लेक्चर 34 पार्ट 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छा चीज़ का हमको क्लैरिटी मिल गया है जो तुमको हेल्प करेगा। हम लोग तो अभी तक एएस में पीएल अप्रोच यूज़ करते थे डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए। हम लोग इंड एएस में यूज़ करते हैं बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग कैरिंग वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो डेफर्ड टैक्स बनता है। और उसका फिर पता करते हैं कि एसेट है हमारा, डेफर्ड टैक्स एसेट है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, राइट। उसमें फॉर्मेट क्या बनता है, पहला फॉर्मेट कि कौन सा आइटम है जिसका बात कर रहे हैं, उसका कैरिंग वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू क्या जो टैक्स जो अकाउंट्स बोलता है। फिर आता है टैक्स बेस, मतलब कैरिंग वैल्यू जो टैक्स बोलता है। और फिर आता है डिफरेंस, मतलब अकाउंट्स का कैरिंग वैल्यू टैक्स कैरिंग वैल्यू के बीच का डिफरेंस वो। और चौथा आएगा टैक्स ऑन व्हाट, टैक्स ऑन द डिफरेंस। ओके, कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब जो बैलेंस शीट का जो वैल्यू है, बैलेंस शीट का कौन सा वैल्यू होता है जो ईयर एंड पे आता है। ओके ठीक है, चलो पिछला बार तुमको स्टेप्स बता दिए थे कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, लेकिन उतना क्लियर नहीं था। अब पूरा क्लियर है मेरे पास। कैसे क्लियर है बताते हैं, सुनो। उसका तीन स्टेप नहीं 3.5 स्टेप बोलेंगे ठीक है। पहला स्टेप है 0.5 स्टेप। क्या, पहला तुमको कैरिंग वैल्यू निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज़ कि तुमको कैरिंग वैल्यू निकालना होगा। कैरिंग वैल्यू एज पर अकाउंट्स, कैरिंग वैल्यू एज पर टैक्स। जो कैरिंग वैल्यू का वो है वो, और टैक्स बेस, दोनों का तुमको वैल्यू निकालना होगा। वैल्यू कैसे निकालोगे, तुमको निकालना होगा जर्नल एंट्री। दो जर्नल एंट्री करोगे तो तुमको पता चलेगा कि कैरिंग वैल्यू क्या है एज पर अकाउंट्स एंड एज पर टैक्स। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे चलता है, टैक्सेशन कैश बेसिस पे चलता है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हम लोग तो अगर डिफरेंस आएगा तो कैरिंग वैल्यू भी डिफरेंट आएगा। तो पहले कैरिंग वैल्यू निकालो और दोनों का कॉलम में कैरिंग वैल्यू लिख दो। ठीक, ये पहला काम हो गया। उसका जब कैरिंग वैल्यू लिख दोगे तो तुमको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस पता चल जाएगा, फिर तुम जो टैक्स उसमें बन रहा है वो लिख दो, जो डेफर्ड टैक्स बनेगा। लेकिन वो एसेट बनेगा कि लायबिलिटी, वो चेक करने के लिए बाकी का 3 पॉइंट है। पॉइंट बोले 3.5 है तो पहला 0.5 तो तुमको भरवा दिए कॉलम, लेकिन अब वो चेक करना है कि एसेट है कि लायबिलिटी, उसके लिए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट याद होगा कि 11 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और कांस्टेंट किसको रखना है, जो टैक्स बेस है, क्योंकि कैश पेमेंट जो भी पेमेंट करेंगे टैक्स का, वो टैक्स बेस के ऊपर पेमेंट करेंगे। जो टैक्स का वैल्यू बोल रहा है, जो टैक्सेशन बोला है, ये फिक्स कर दिए। अब जो अकाउंट का वैल्यू है, हम लोग इसमें वैल्यू देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि जो आइटम है जिसका ऊपर नीचे हुआ है कैरिंग वैल्यू, वो नहीं देखेंगे कि वो आइटम क्या चीज़ है, वो एसेट है कि लायबिलिटी, उस टाइम नहीं देखेंगे। पहला स्टेप में सिर्फ देखेंगे कि जो कैरिंग वैल्यू है उस आइटम का, जो अमाउंट है उस आइटम का। जैसे कि टैक्स में वो आइटम का वैल्यू है 0 और अकाउंट्स में उस वैल्यू का दाम है 100 रुपया, तो हम लोग ये देखेंगे कि 0 और 100 के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये दिमाग में तब यूज़ नहीं करेंगे कि वो आइटम जिसका कर रहे हैं वो एसेट है कि लायबिलिटी। ठीक है, तो ये पहले देख लिए कि जैसे कि टैक्स का कुछ होगा तो ये कुछ होगा। अगर ये एसेट, अगर कैरिंग अकाउंट्स का कुछ है, अगर नीचे है तो अकाउंट्स को ऊपर करेंगे। ठीक है, तो पहले सिर्फ चेक करना है कि हमको ऊपर करना है कि नीचे, किसको, सिर्फ अकाउंट्स वाले वैल्यू को, क्योंकि टैक्स तो कांस्टेंट रहेगा। तो पता क्या करना है कि अकाउंट्स वाले को ऊपर नीचे करना है। ठीक, पता चल गया कि हमको ऊपर करना है या नीचे। इसमें मान के चलते कि हमको करना है ऊपर। ओके, ये होगा स्टेप 1, पता करना कि ऊपर जाना है कि नीचे, पता चल गया। स्टेप टू में तुमको पता करना है कि जो आइटम का हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, कैरिंग वैल्यू जो निकाले हैं, वो आइटम का नेचर क्या है, क्या वो एसेट है या लायबिलिटी है। पहला में पता किया कि उसका कैरिंग वैल्यू क्या है, कैरिंग वैल्यू के ऊपर कंपेयर किया कि ऊपर जाएगा कि नीचे। जब कैरिंग वैल्यू हो गया तो दूसरा निकालेंगे, पता करेंगे कि वो जो आइटम है जिसका कैरिंग वैल्यू निकाले हैं उसका नेचर क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी। पता कर लिए कि चलो ये है लायबिलिटी। ठीक, तो तीसरा स्टेप में तुमको करना पड़ेगा कि तीसरा स्टेप में तुमको पता चल जाएगा कि जो डेफर्ड टैक्स निकाले हैं वो एसेट है कि लायबिलिटी। कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर एग्जाम्पल लेके अगर चलना ही है तो हम लेके चलते हैं बुक का एग्जाम्पल, जो अपने कॉपी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक का नहीं, सॉरी, बुक का कॉपी का एग्जाम्पल है। तुम लेके चलो पॉइंट नंबर 4 पे जो देखोगे पेज 305 पे, उसमें है प्रीपेड एक्सपेंस। अभी ज़्यादा मत सोचो, जो नॉर्मल बोल रहे हैं। इसका कैरिंग वैल्यू अमाउंट है 100 रुपया, टैक्स बेस 0, डिफरेंस 100 हो गया, और उसके ऊपर जो 100 डिफरेंस उसका टैक्स बन रहा है 30 रुपीज़। लेकिन ये लायबिलिटी है कि एसेट, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग करते हैं क्या, अमाउंट का डिफरेंस निकालते हैं। टैक्स बेस क्या है, वो कांस्टेंट है, वो 0 है, और हमारा कैरिंग वैल्यू क्या है 100, मतलब ये तो ऊपर हो गया।
इसमें सिर्फ अमाउंट देखना है, नेचर नहीं देखना क्या है क्या नहीं, उसका मतलब नहीं। अमाउंट देखो पहले, ये 0 100 तो 100 ऊपर है, तो जब लेकिन हमको कैरिंग वैल्यू को लाना है टैक्स बेस पे, तो 100 को नीचे करना होगा। तो पता कर लिए कि चलो हमको नीचे जाना है, ये पहला स्टेप में पता चल गया कि हमको नीचे जाना है, ठीक। दूसरा स्टेप में पता करना है कि कौन सा आइटम का हमको कैरिंग वैल्यू चेंज कंपेयर कर रहे थे। ये है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है हमारा? प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है। कोई एक्सपेंस था अगला साल का हम अभी दे रहे, तो एसेट है हमारा। तो सेकंड स्टेप में पता चल गया कि ये हमारा ये आइटम एसेट है। पहला स्टेप में पता चला था कि कम करना है वैल्यू को, और दूसरा स्टेप में पता किया कि नेचर क्या है, नेचर क्या है आइटम का नेचर है एसेट। तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि जो पहला में निकाले थे ना, वो ट्रीट कर देना है दूसरा स्टेप में। पहला क्या निकाले थे? नीचे करना, और दूसरा स्टेप में क्या निकाले? एसेट। तो एसेट को हमको नीचे करना है। तो एसेट को नीचे कैसे करेंगे? एसेट को नीचे करने के तरीका है कि लायबिलिटी बढ़ा दो, बात ख़त्म। तो लायबिलिटी कैसे? तो लायबिलिटी बढ़ाने के लिए एक ही तरीका, मतलब तो लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू निकला है 30 रुपया, वो हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन जाएगा। समझ गए? एसेट को कम करने के लिए लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच है। अगर एसेट यहाँ पे है, उसको अगर इंक्रीज करना है, एसेट को अगर डिक्रीज करना है तो लायबिलिटी बढ़ा दो, अपने आप एसेट कम हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, ठीक है। अब तुमको समझ में आ गया है, ठीक है। अब तुमको दूसरा चीज़ बताते हैं। क्या? हम बहुत पहले से कंफ्यूज हैं, ये बात तुमको पता है कि कैसे सब पढ़ाई हुआ है। तो हम लोग क्लियर करेंगे क्या चीज़, एक चीज़ कि एक बार बताओ, अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो उसका एंट्री क्या होता है? भाई हमको अच्छा से नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि एक्सपेंस हुआ है तो P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस होगा। चलो ये तो क्लियर है, ठीक है। तो एक P&L अकाउंट था, P&L का जो लेजर बना नॉर्मल PL लेजर ही है, तो PL में टू एक्सपेंस चला गया, चलो ठीक। लेकिन जो एक्सपेंस है वो तो डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो उसका भी लेजर बनाओ। एक्सपेंस अकाउंट हुआ, लेजर बनाया, तो एक्सपेंस में बाय P&L गया, डेबिट में कुछ तो जाएगा। तो डेबिट में क्या जाएगा? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस का फिर से बोल रहे हैं, सॉरी फिर से, अगर हम कोई एक्सपेंस किए हैं तो पहला जर्नल एंट्री क्या बनता है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट की है, कैश टू एक्सपेंस करती है, तो चलो कैश तो कैश हो गया, चलो पैसा गया। तो ये हमारा ये जो कैश है वो तो नॉमिनल अकाउंट है, सॉरी रियल अकाउंट है। तो ये जो कैश है वो गया बैलेंस शीट में, ठीक। बैलेंस शीट में जाके दिख जाएगा कि कैश उतना से कम हुआ है, ओके। ये जो एक्सपेंस टू कैश किए तो कैश का हो गया। एक्सपेंस जो है वो कहाँ जाएगा? एक्सपेंस जाएगा P&L में। एक्सपेंस यहाँ डेबिट हुआ था, वहाँ जाके क्रेडिट हो जाएगा, P&L टू एक्सपेंस, ओके। तो ये वर्कफ्लो होता है कि एक्सपेंस टू कैश हुआ तो P&L टू एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग P&L अक्रूवल बेसिस से बनाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंस हमारा सैलरी है, तो हो सकता है कि एक महीना का सैलरी हम नहीं दे, तो वो हमारा हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट। तो अगर जर्नल एंट्री देखें तो हम लोग क्या करेंगे? पहले जनरल करते थे सैलरी टू कैश, क्योंकि कैश दे देते थे। इस बार क्या किए कि सैलरी टू कैश नहीं कर पाए, लेकिन वो तो जर्नल एंट्री बनेगा उसका। तो क्या हम लोग अकाउंटिंग करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। टू कैश करना था हमको, लेकिन कैश नहीं दे रहे हैं, तो कैश नहीं दे रहे तो हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो लायबिलिटी को दिखाने के लिए अपने बैलेंस शीट में एक नाम देना होगा, उस लायबिलिटी का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। सैलरी P&L में चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारा लायबिलिटी है, वो क्रेडिट बैलेंस है, वो रियल अकाउंट है, वो चला गया तुम्हारा किसमें? बैलेंस शीट में, ओके। इसको हम एक लाइन में फिर से समझाएंगे, ठीक है। हम लोग नहीं सोचेंगे, हम लोग P&L अक्रूवल बेसिस बनाते हैं, मतलब नहीं है कि कैश दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो पहला हम लोग अगर P&L बना रहे हैं तो P&L में क्या एंट्री देंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी। 100 रुपया सैलरी बन रहा था इस साल का, तो P&L टू सैलरी चला गया, ठीक। तो दो ऑप्शन बनता है आगे। अगर ये तो हमारा अकाउंटिंग हुआ। अब पेमेंट का एंट्री, पेमेंट का एंट्री क्या कि अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो सैलरी टू कैश हो जाएगा, एक्सपेंस टू कैश, ठीक है, नॉर्मल हो गया। तो सैलरी टू अगर कैश कर दिए तो हमारा P&L टू सैलरी किए थे, तो P&L में टू सैलरी गया हुआ था, उसका अति हो गया, सैलरी के अकाउंट में बाय P&L गया, बात ख़त्म। दोनों एक दूसरे से कट ऑफ हो गया, जीरो हो जाएगा, राइट।
लेकिन अगर हम लोग सैलरी कैश में नहीं देके क्या कर रहे हैं कि नहीं देंगे, आउटस्टैंडिंग बना रहे हैं, तो सैलरी टू कैश जो होता तो कैश दे देते तो हमारा एसेट कम हो जाता, लेकिन हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट में अब लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, या तो एसेट कम होता कैश देके, या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं लाइबिलिटी बना के, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, समझ गया। तो क्या वर्क फ्लो बना, पीएल टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू कैश, अगर कैश नहीं तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गया तुम्हारा बैलेंस शीट में। ठीक, वही होता है अगर इनकम हुआ। अगर इनकम होता है तो हमको इस साल पी एंड एल अप्रूवल बेसिस पे चलता है, तो हमको इनकम मिलेगा, हमको इस बार पता है कि हमको इनकम मिलने वाला है 100 इंटरेस्ट, हमको लोन पे इंटरेस्ट, हम लोन दिए तो उस पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा 100 रुपया, तो हम अपना पी एंड एल में लिख लेंगे कि पी एंड एल अकाउंट जब बनाएंगे तो बाई साइड में जाके लिखेंगे इनकम इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो उसका एंट्री क्या हुआ, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ओके, तो पी एंड एल है, पी एंड एल का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो तो जी आर में जाता है, जनरल रिजर्व में। तो ये जो हुआ इंटरेस्ट रिसीवेबल, उसका कैसे हम लोग करेंगे, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल फिर क्रेडिट होगा उसको करने के लिए, तो या तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल कर सकते हैं, क्योंकि कैश अगर मिल जाएगा तो ओके, और अगर कैश नहीं मिल रहा है तो हमारा एसेट हो गया कि आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम, तो या तो कैश टू इनकम, कैश टू इंटरेस्ट रिसीवेबल करो, अगर कैश नहीं मिल रहा है तो कैश की जगह क्या लिखोगे, अक्रूड इनकम टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, और अगर कैश जाता तो तुम्हारा कैश अगर मिलता तो बैलेंस शीट में कैश बढ़ जाता, लेकिन अगर कैश नहीं मिल रहा है तो तुमको क्या, अक्रूड इनकम तुम किया है तो अक्रूड इनकम तुम्हारा एसेट में दिख जाएगा, बात खत्म, समझ गए। तो समरी ये है कि अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तुम्हारा जर्नल एंट्री में तो वो बैलेंस शीट आइटम बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेंस का अगर पेमेंट कर रहे थे एक्सपेंस टू कैश, तो हम लोग बैलेंस शीट आइटम उसमें कुछ नहीं बनता, लेकिन अगर एक्सपेंस टू कैश ना करके, पैसा नहीं देके लाइबिलिटी इंक्रीज करे, कैश टू एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बना रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो बैलेंस शीट आइटम है। तो एक बात क्लियर कि अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है ट्रांजैक्शन में तो वो बैलेंस शीट आइटम बनता है, दिमाग में याद करना, कैश इन्वॉल्व नहीं है अगर ट्रांजैक्शन में तो वो बैलेंस शीट आइटम बनता है। ओके, और अगर कैश इन्वॉल्व है अगर अति में तो वो पीएल आइटम बनेगा, बात खत्म। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेंस टू कैश होता तो एक्सपेंस पीएनएल में जाता, बात खत्म, और टू कैश तो कैश में जाता। अभी इस टाइम अगर कन्फ्यूजन हो रहा था तो मतलब जितना हमको दिमाग में आया हम बता दिए, बस इतना याद रखेंगे अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो बैलेंस शीट आइटम है, बात खत्म, ठीक है। चलो अब हम लोग एग्जाम्पल्स जो है उसके हिसाब से चल, जो हम लोगों को पढ़ाया गया है वो हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है प्रीपेड एक्सपेंस, इसका हम लोग को करना है, प्रीपेड एक्सपेंस है, हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस किए हैं 100 रुपया का, ठीक। ये हमको बोला गया क्वेश्चन में कि प्रीपेड एक्सपेंस है 100 रुपया का, अब इसमें डेफर्ड टैक्स निकालो और कितना डेफर्ड टैक्स है और क्या एसेट है लायबिलिटी, ये निकालना है। तो पहले हम लोग बैलेंस शीट अप्रोच बनाएंगे, तो 4 कॉलम, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स ऑन डिफरेंस, ठीक। तो सबसे पहले क्या बोले थे 3.5 स्टेप्स है। पहला 0.5 स्टेप है कि सारा वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालने के लिए कैरिंग वैल्यू निकालना हो। कैरिंग वैल्यू कैसे निकलेगा, पहले याद रखना होगा कि अकाउंट्स अक्रूवल बेसिस पे बनता है, टैक्सेशन कैश बेसिस पे बनता है। एंट्री तो पॉइंट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस 100 रुपया का, तो अक्रूवल बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं, तो P&L में तो हमारा एक्सपेंस जाएगा ही जाएगा, कोई हालत में P&L में एक्सपेंस हमारा जाएगा, अरे नहीं जाएगा, अक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, जो इस साल का है वही उस साल में जाएगा ना। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा अगले साल का है, तुमको याद होगा कि P&L में हम लोग जो भी एक्सपेंस होता था अगर प्रीपेड कर देते थे तो उसका माइनस करते थे वैल्यू, क्या कंफ्यूज होता है। तो जो भी हमारा जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस है, ये हम प्रीपेड एक्सपेंस है और हम लोग अकाउंटिंग करते हैं अक्रूवल बेसिस पे, कौन सा बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे, तो P&L में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसका तुम अथी देखो, एंट्री देखो, क्या है एंट्री। अगर हम प्रीपेड एक्सपेंस हैं, अगर कोई एक्सपेंस होता तो हम लोग उसका एंट्री क्या देते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। तो ये एक्सपेंस टू कैश होता तो नॉर्मल P&L टू एक्सपेंस जाता, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं था, ये हमारा एक्सपेंस ही नहीं था, वो तो अगले साल का एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस की जगह लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। P&L में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि वो हमारा एसेट है। तो वो क्या बोले थे, जहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पड़ गया उल्टा, ऐसा नहीं है, दिमाग लगा के बस सोचना। प्रीपेड एक्सपेंस है, तुम पहले ही पैसे दे दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू अकाउंट टू कैश, प्रीपेड हमारा कभी भी
पीएल में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पीएल अक्रूवल बेसिस से बनता है, जिस साल का है उसी साल का उसमें जाएगा। तो प्रीपेड बैलेंस शीट आइटम है और क्या है, एसेट। तो प्रीपेड टू कैश किया, P&L में कुछ नहीं हुआ, सीधा प्रीपेड टू कैश का एंट्री बना, जर्नल लेजर में, जर्नल वाउचर जो जनरल लेजर जो होता है उसमें गया, P&L में नहीं गया ये वाला एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस का, राइट। ये बात तुमको पता है, क्योंकि जो प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड एक्सपेंस, वो P&L में नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग प्रीपेड माइनस करते थे, याद होगा तुमको। तो प्रीपेड जाता कहाँ है, वो बैलेंस शीट में चला जाता है। ओके, तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट पे जाएगा, 100 रुपये पे। एसेट तुम्हारा कैरिंग वैल्यू तुम्हारा दिख रहा है 100 रुपये पे। अब आ जाओ टैक्सेशन। टैक्सेशन बनता है कैश बेसिस पे। तो कैश बेसिस का मतलब क्या, कि तुम्हारा जो भी P&L बनेगा टैक्सेशन में, वो जितना तुम पेमेंट किए हो ना, उसको मतलब नहीं है कि इस साल का एक्सपेंस है कि अगले साल का है, जितना तुम पेमेंट करोगे, जो भी तुमको उस साल मिल रहा है वो सब P&L में जाएगा। जनरल अकाउंटिंग में P&L बनता है हमारा अक्रूवल बेसिस पे, कि इस साल का जो है वही जाएगा, लेकिन टैक्सेशन में उससे मतलब नहीं कि किस साल का है, जो कैश आ रहा है उससे मतलब है। तो इसमें आएगा प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। टैक्सेशन में अगर बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस का, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश, और जो भी हमारा तुमको बोले कि जो भी कैश का पेमेंट जो भी हो रहा है वो P&L में जाएगा, तो एक्सपेंस सीधा P&L में चला गया। अकाउंटिंग में जो प्रीपेड था वो PL में नहीं जा रहा था, वो बैलेंस शीट में जा रहा था, इसलिए उसका कैरिंग वैल्यू था। लेकिन टैक्सेशन में ये जो एक्सपेंस किए उसको सीधा P&L में बेच दिए, तो बैलेंस शीट में तो गया ही नहीं, तो बैलेंस शीट में कोई कैरिंग वैल्यू नहीं रहा, तो उसका वैल्यू हुआ 0। तो डिफरेंस कितना हुआ, 100। डिफरेंस 100 हुआ, तो टैक्स बना 100 पे 30% पे 30 रुपया, तो डेफर टैक्स 30 रुपया बन गया। लेकिन एसेट है कि लाइबिलिटी, वो कैसे पता करेंगे, 3 स्टेप में। पहला स्टेप, हम लोगों को चेक करना है अमाउंट का, दोनों के जो भी कैरिंग वैल्यू है उसका अमाउंट का डिफरेंस का ऊपर नीचे करना है। तो टैक्स बेस कांस्टेंट रहता है, अकाउंटिंग ऊपर नहीं जाएगा। टैक्स कितना है, 0, अकाउंटिंग कितना है, 100। तो हम लोग इसमें अमाउंट देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि एसेट है हमारा लाइबिलिटी, ये नहीं, अमाउंट देखो 100 रुपया, तो 100 रुपया ज़्यादा है 0 से, तो हमको टैक्स बेस के पास लाना है कैरिंग वैल्यू को, तो उसको नीचे करेंगे। तो दिमाग में क्या आ गया कि हमको वैल्यू कम करना है, ठीक है। स्टेप 1 पता चल गया, वैल्यू कम करना है। स्टेप 2 में क्या पता करना है कि किसका वैल्यू कम कर, किसका वैल्यू ऊपर नीचे करना है, क्या है नेचर ऑफ आइटम। ये नेचर ऑफ आइटम है एसेट, तो एसेट का वैल्यू कम करना है। तो स्टेप 3 में पता करेंगे कि वैल्यू कम कैसे करना है। स्टेप 3 में क्या करेंगे पता, तो एसेट का हमको वैल्यू कम करना है, तो एसेट का वैल्यू कम कैसे होता है, लायबिलिटी इंक्रीज कर दो, तो DTL बन जाएगा, बन गया DTL। अब पॉइंट 5 में आओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का तुम, ये आइटम है, अब उसका तुमको निकालना है डेफर टैक्स। तो पहला 0.5 वाला स्टेप निकालो, सारा वैल्यू पुट करो, कैरिंग वैल्यू निकालो। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को जब तुम जर्नल एंट्री दोगे, क्या जर्नल एंट्री दोगे, नॉर्मल एंट्री होता है सैलरी टू कैश, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं, तो कैश नहीं दे रहे हैं तो अपना लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। सैलरी तो P&L में जाएगा, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कैरिंग वैल्यू तुम निकाल दिया, कितना है, 100 रुपया, चला गया। ये हुआ कब, जब ये इसीलिए हुआ क्योंकि अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे बन रहा है, टैक्सेशन कैश बेसिस पे बनता है। तो कैश बेसिस में क्या हुआ कि सैलरी टू कैश तुम कर नहीं रहे हो, तो P&L में जाएगा ही नहीं 100 रुपया। अभी तुमको बोलते कि टैक्सेशन में वो जाता है, जो टैक्सेशन का जो P&L बनेगा उसमें सिर्फ वही जाएगा जो कैश में जा रहा है, उसको मतलब नहीं कौन से साल का है, राइट। तो सैलरी टू कैश गया ही नहीं, तो P&L में कुछ गया ही नहीं, ना P&L में गया ना बैलेंस शीट में गया, क्योंकि कुछ तो हुआ ही नहीं, तो टैक्स बेस 0। इस हिसाब से तुम करोगे तो डिफरेंस 100, टैक्स तुम्हारा 30। अब तुमको 3 स्टेप निकालना है कि क्या एसेट है कि लायबिलिटी, जो भी डेफर टैक्स 30 रुपया का है वो क्या है, उसके लिए 3 स्टेप। पहला स्टेप अमाउंट का डिफरेंस, टैक्स बेस 0 है और कैरिंग वैल्यू 100 है, तो 100 ऊपर है, तो 100 को कम करना होगा। स्टेप 2 में क्या है, पता करेंगे कि आइटम का नेचर क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को स्टेप 2 लायबिलिटी, स्टेप 1 डिक्रीज। तो हम लोग स्टेप 3 में क्या करते हैं, डू स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, डू स्टेप 1 डू डिक्रीज, क्या है इसमें क्या करना है हमको, डू डिक्रीज इन स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप 2, लायबिलिटी, लायबिलिटी को डिक्रीज करना है। लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए मतलब एसेट इंक्रीज कर दो, तो DTA बना दो। वैसे ही है तुम्हारा एडवांस इनकम, एडवांस इनकम तुम्हारा लायबिलिटी है। एडवांस इनकम, अगर तुमको इनकम मिलता तो तुम लिखते कैश टू इनकम, लेकिन तुमको क्या हुआ, कैश टू इनकम लिखते, लेकिन ये कैश टू इनकम नहीं है, ये इनकम इस साल का ही नहीं है, तो तुम्हारा कैश टू एडवांस इनकम बनेगा, और एडवांस इनकम क्या है, वो बैलेंस शीट में जाकर लायबिलिटी बन जाएगा। इस हिसाब से तुम्हारा सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, तुम वैसे वैसे करते चले जाओगे, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। एक कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा चीज़ तुमको लगेगा, वो है पॉइंट नंबर 10, वो है, ये सब पढ़ लेना, तुम पढ़ लेना, हम बता देते हैं, सुन लो।
6 तुमको एडवांस इनकम बता दिए, उस हिसाब से 0.7 है प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, सब कुछ तुम निकाल दिए 0.5 स्टेप से। 0.5 स्टेप में जब तुम कैरिंग वैल्यू निकालोगे अकाउंट के हिसाब से तो प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी क्या है, उसका एंट्री क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है, एक तरीके से एक्सपेंस तुम उसको पे नहीं कर रहे हो, पे बाद में करोगे इसलिए उसको तुम अभी बना रहे हो। अगर नॉर्मल पे करते हैं तो एक्सपेंस टू कैश करते हैं, जैसे कि हमको ग्रेचुइटी देना है तो ग्रेचुइटी इज एन एक्सपेंस, तो ग्रेचुइटी टू कैश करते हैं। लेकिन हम लोग कैश अभी नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसकी कैश न देके उसकी जगह प्रोविजन बना रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसका एंट्री क्या होगा, ग्रेचुइटी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। अगर कैश देते तो ग्रेचुइटी टू कैश, लेकिन हम लोग कैश नहीं दे रहे हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो ग्रेचुइटी टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। और प्रोविजन जो है वो लायबिलिटी है, वो एसेट में जाता है, तो तुमको लायबिलिटी का कैरिंग वैल्यू मिल गया अकाउंट्स के हिसाब से। लेकिन तुम्हारा जो अति है, क्या उसको कहते हैं, टैक्स बेस है। टैक्स बेस जो भी टैक्सेशन होता है वो होता है कैश बेसिस पे, तो उसमें प्रोविजंस का मतलब नहीं, अब दिमाग मत लगाना टैक्स का, तो उसमें प्रोविजन से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसमें पैसा तो कुछ गया नहीं, एक्सपेंस टू कैश हुआ ही नहीं, एक्सपेंस टू प्रोविजन बढ़ रहा था अकाउंट्स में, तो P&L में कुछ तुम्हारा गया ही नहीं, पूरा का पूरा वो जीरो हो गया, बैलेंस शीट में कुछ ना गया। तो वैसे करके तुम आगे बना दोगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट वैसे ही है। इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल क्या है कि इंटरेस्ट इनकम हमको मिलता अगर कैश में, लेकिन हमको मिल नहीं रहा और रिसीवेबल है, तो उसका एंट्री क्या होगा, अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस से बनता है, तो P&L टू इंटरेस्ट रिसीवेबल कर दिए, लेकिन हमको नहीं मिला। अगर मिलता तो कैश टू इंटरेस्ट रिसीवेबल करते हैं, नहीं मिल रहा है तो लिख रहे हैं अक्रूड इनकम टू कैश रिसीवेबल, तो अक्रूड इनकम हमारा एसेट बन जाएगा, एसेट का कैरिंग वैल्यू निकल गया, हो गया। उसके बाद टैक्स बेस तुम निकाल दोगे, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल है तो टैक्स में सिर्फ पेमेंट कैश आने जाने से मतलब है, कैश आ नहीं रहा है तो कुछ नहीं हुआ, ना बैलेंस शीट में कुछ नहीं हुआ, वैसे निकल जाएगा। प्री एलिमिनरी एक्सपेंस, प्री एलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, प्री एलिमिनरी एक्सपेंस को एसेट माना गया है, ठीक है। अकाउंटिंग के हिसाब से प्री एलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी पैसा वैसा ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज प्री एलिमिनरी एक्सपेंस, राइट। तो अकाउंट क्या बोलता है कि जो भी प्री एलिमिनरी एक्सपेंस है उसको डे 1 जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन राइट ऑफ कर दो पूरा, भले ही 1 करोड़ लगा तुमको बिजनेस बनाने में, लेकिन पूरा राइट ऑफ कर दो। लेकिन टैक्सेशन बोलता है कि नहीं, 5 साल में तुम राइट ऑफ करोगे, तो उस हिसाब से तुम अपना कर लो कि अकाउंटिंग बोलेगा कि एक्सपेंस टू कैश कर दो पूरा 100 रुपीज़, P&L टू एक्सपेंस गया 100 और एक्सपेंस टू कैश गया 100, बैलेंस शीट में एक भी रुपया नहीं गया, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि हम पूरा राइट ऑफ कर रहे हैं एक बार में। लेकिन टैक्सेशन क्या बोलता है कि 5 साल में करना है, तो 100 रुपये का सिर्फ 20 रुपये हम लोग इस साल राइट ऑफ कर सकते हैं, तो एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस 20 से, लेकिन कैश तो गया है 100 रुपया तुम्हारा, तो बाकी का जो बीच का बचा हुआ है प्रीपेड। प्रीपेड कहाँ जाता है, प्रीपेड तुम्हारा एसेट है तो एसेट का कैरिंग वैल्यू 80 निकल गया, वैसे करके तुम निकाल दो। फिर अब एक लास्ट पॉइंट है वो समझ लो कि अगर कोई आइटम है तुम्हारा, वो जैसे कोई इनकम है, वो हम लोगों के इनकम अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं कि ये डिसअलाउड है ये अलाउड है, जो भी अक्रूड होना है उस साल में वो होगा। लेकिन टैक्सेशन में क्या कि कुछ इनकम एग्जेम्प्ट होता है, कुछ एक्सपेंस डिसअलाउड होता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम क्या करने से पहले एक बार दिमाग में तुमको रखना होगा कि जब भी डेफर्ड कुछ हो रहा है ना, जब भी हम लोग डेफर टैक्स बनाते हैं, डेफर टैक्स तभी बनता है जब टाइमिंग का डिफरेंस हो रहा है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल जो दिए कि अकाउंट में डे 1 राइट ऑफ कर रहे हैं और टैक्सेशन में 5 साल के बाद राइट ऑफ कर रहे हैं, तो टाइमिंग का डिफरेंस है। अकाउंट्स में आज कर दिए, उसमें 5 साल के बाद। दूसरा चीज़ में हो सकता है कि अगर प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है वो हम लोग 100 रुपये अपने अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, लेकिन टैक्सेशन में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में जब ग्रेचुइटी पेमेंट करेंगे तो उस टाइम टैक्सेशन में दिख जाएगा, अभी नहीं दिख रहा है, बाद में दिख जाएगा। तो टाइमिंग डिफरेंस होगा तभी डेफर टैक्स होगा। जहाँ टाइमिंग डिफरेंस नहीं, जहाँ परमानेंट डिफरेंस है, वहाँ डेफर टैक्स कभी नहीं बनेगा। इसीलिए जब भी इनकम एग्जेम्प्ट हो गया, टैक्सेशन बोलेगा कि हमको मतलब ही नहीं इनकम से, उसके ऊपर टैक्स नहीं बनेगा। और जिस एक्सपेंस के ऊपर डिसअलाउड है तो उसके जो एक्सपेंस डिसअलाउड है, अगर एक्सपेंस हम लोग कर रहे हैं तो अकाउंट्स में उस एक्सपेंस दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन, लेकिन टैक्सेशन बोलता है कि डेप्रिसिएशन नहीं दिखा सकते, तो प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ेगा, तो वो हर वक्त बढ़ेगा, क्योंकि उसको वो डिसअलाउड है, कभी तुम अलाउ नहीं करवा सकते हो, तो टाइमिंग डिफरेंस है ही नहीं, तो वहाँ डेफर टैक्स कुछ होगा ही नहीं। इसलिए लास्ट एग्जांपल है फाइन्स एंड पेनाल्टी का या फिर एग्रीकल्चरल इनकम का। फाइनेंस पेनाल्टी तुम अकाउंट्स में करवा सकते हो, लेकिन टैक्सेशन में वो डिसअलाउड है, तो जहाँ डिसअलाउ हुआ तो टाइमिंग डिफरेंस हुआ ही नहीं, कोई डेफर टैक्स नहीं बनेगा। वैसे एग्रीकल्चरल इनकम है, वहाँ पे इनकम एग्जेम्प्ट है, बात खत्म, यही चीज़ है पूरा। लास्ट में तुमको एक छोटा सा चीज़ दिया हुआ है कि जो हम लोग डिफरेंस का कॉलम बनाते हैं उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं क्या, या फिर क्या बोलते हैं उसको, अच्छा टर्म्स में क्या बोलेंगे, अगर DTA है ना तो DTA का जो डिफरेंस है, जैसे कि अगर DTA हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 9 का हम लोग DTL देख रहे हैं DTL 30 है,
लेकिन जो डिफरेंस है उसको क्या बोलेंगे? अगर DTL है तो उसके डिफरेंस को कहेंगे हम लोग TTD। TTD का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। लेकिन अगर अगर वो DTA है तो DTA का जो डिफरेंस है उसको कहेंगे हम लोग DTD, मतलब डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है मेरे भाई कि पहले DTA की बात करते हैं। DTA क्या है? डेफर टैक्स एसेट, मतलब कि हम लोग ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। टैक्सेशन बोल रहा है 130 रुपया, अकाउंट्स बोल रहा है 100 रुपया, तो हम लोग 30 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, वो हमारा एसेट है। क्यों एसेट? क्योंकि अगला साल हम लोग 30 रुपये कम देंगे। टैक्सेशन बोला है कि चलो ठीक है, तो पिछला साल तुम्हारा इस पिछला साल डिसअलाउ कितना अलाउ कर देंगे, तो बस हो जाएगा, तो हम लोग कम देना होगा, तो इसलिए वो डेफर टैक्स एसेट है। तो जो डिफरेंस है हमारा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि अगला साल वो डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। लेकिन वहीं जो DTL होता है वो क्या होता है कि टैक्सेशन बोल रहा है 70 रुपया और हम अकाउंट्स बोल रहे हैं 100 रुपया, लेकिन हम लोग 70 रुपया दे रहे हैं, 30 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन अगला साल तो इतना ही पेमेंट कर पड़ेगा 30 रुपया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ओके, ये तो पूरा चैप्टर समझा दिए तुमको। अब तुम फॉर्मल रीडिंग दे सकते हो बुक का। सर तुमको लास्ट में समझाने के लिए बोल दिए हैं कॉन्सेप्ट, कि ये जो हम 3.5 स्टेप्स निकाले हैं सर के कहने पे, उसका लॉजिक क्या है। ये तो एक तरीका है कि जब एग्जाम में जल्दी जल्दी आंसर देना है, या फिर जब भी हम लोग बनाएंगे जो हम लोग याद रहेगा हर वक्त, उसका तरीका है। लेकिन इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न नॉर्मल है कि जब तुम देखोगे पॉइंट नंबर 9 इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल, उसमें हमको इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल हम लोग P&L में 100 रुपया दिखा रहे हैं, राइट? तो P&L में हमारा 100 रुपया इनकम दिखा दिया, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन टैक्सेशन में तो हम इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल नहीं दिखा रहे, तो उसमें प्रॉफिट हमारा कम ही है, उसमें प्रॉफिट कम है, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें हमारा क्या हो रहा है कि टैक्सेशन उसमें कम मिलेगा, कम लगेगा। टैक्स बोलेगा कि तुम्हारा इनकम हम नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कम है तो टैक्स कम है। लेकिन अकाउंट्स में तो तुम इनकम दिखा रहे हो अक्रूड क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल को, तो उसमें टैक्स ज़्यादा है। अकाउंट्स के हिसाब से टैक्स ज़्यादा है, टैक्स के हिसाब से तुम्हारा टैक्स कम है, राइट? तो तुम टैक्स कम दोगे तो ये तो तुम्हारा लायबिलिटी हो गया, तुमको टैक्स ज़्यादा देना था, तुम कम दे रहे हो, तो ये DTL हो गया तुम्हारा। तो इसीलिए तो देखो पॉइंट नंबर 9 का DTL है, वो बात खत्म। यही है तुम्हारा पूरा। और हम एक बार लास्ट में कॉपी देख लेते हैं, अपना हो चुका है सब कुछ। पार्टी, बाय बाय।